टॉपिक पढ़ेंगे समास का। समास के टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समास किसे कहते हैं। क्या पता हो? समास। तो आपको पता हो कि समास हम कहेंगे दो पदों का मेल, या फिर आप क्या कहोगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नई सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। नई सार्थक इकाई कैसे? जैसे कि यहाँ पे दो शब्द हैं, दो शब्द और नई इकाई बन गई गंगा स्नान। इस प्रकार से गंगा स्नान में पूछेगा कौन सा समास है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा इसके भेद, समास के भेद। भेद पूछे तो कितने बताने हैं? 6। पद के आधार पे तो 4 हैं, अगर कोई ऐसे पूछे तो आपके भेद कितने हैं? 6। 6 भेदों के नाम पूछे तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से याद रहना। क्या ट्रिक बताऊंगे? आप पढ़ोगे अब तक दादा, अब तक दादा। इस ट्रिक से तुम इसके सारे के 6 भेद याद कर सकते हो। कैसे? ऐसे अवयवी भाव, वैसे बहुब्री, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, दैसे द्विगु और दैसे द्वंद्व। इस तरीके से तुम इसके 6 के 6 भेद इनसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया समास की परिभाषा क्या होती है, इसके भेद क्या होते हैं। आज हम इनके क्वेश्चन लगा के देखेंगे, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा सबसे पहले मैं आपको बता भी देती हूँ कि समास की पहचान कैसे करोगे। ट्रिक से देखो, अवयवी भाव समास जो होता है इसमें क्या मिलेगा आपको? सबसे स्टार्टिंग में आपको या तो उपसर्ग मिलेगा, या फिर आपको अव्यय शब्द मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? निपात। क्या मिल जाएगा? निपात, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों से हम पहचान कर सकते हैं। आपको पता है इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहले का ज़्यादा महत्व होता है। कौन सा पद प्रधान? पहला पद। दूसरी बात मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं, इसके अंदर आपके क्या रहेंगे? निपात रहेगा, पहला पद उपसर्ग रहेगा, पहला पद आपका क्या हो सकता है? अव्यय शब्द भी हो सकता है, ठीक है। वो अवयवी भाव समास हो गया। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास में आपने याद रखना, इनके बीच में क्या किसका लोप होता है? कारक की विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होगा? कारक की विभक्ति का। इस तरीके से हम ट्रिक से पहचान कर लेंगे कि ये कौन से आपके तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है आपका जैसे कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कैसे पहचान करोगे? कर्मधारय में आपने याद रखना, एक तो विशेष्य मिल सकता है और दूसरा आपका क्या मिलेगा? विशेषण। क्या मिलेगा? विशेष्य या विशेषण। और क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उपमेय और उपमान। क्या मिल सकता है आपको? उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो उपमेय उपमान से। और विशेष्य विशेषण होगा वहाँ पे कौन सा होगा? कर्मधारय समास। इसके अलावा फिर आपका कौन सा है? आपने जैसे कि बहुब्री समास पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या होता है? जितने अपने देवी देवता उन सब के क्या मिलेंगे आपको? पर्यायवाची जो मिलेंगे वो सारे किस में चले जाएंगे? बहुब्री समास में। बहुब्री समास में एक ये भी होता है, कोई भी चीज़ यूनिक है, बिल्कुल अलग है, यूनिक है, तब भी आपका कौन सा समास बनेगा? बहुब्री समास बनेगा, ठीक है। अब आप क्या आते हैं? द्वंद्व और कौन सा? कर्मधारय, सॉरी, द्वंद्व और द्विगु। द्वंद्व और द्विगु दोनों में देखो क्या फ़र्क है। द्विगु, द्विगु समास में तो आपको पता होना चाहिए पहला पद संख्यावाची और लास्ट में क्या मिलेगा? समूह या समाहार। पहला पद संख्यावाची, दूसरा आपको याद रखना 1 से लगातार 10 तक की काउंटिंग या 10 की टेबल है तो द्विगु समास है। बीच की संख्या है तो द्वंद्व समास है। इसके बाद फिर द्वंद्व में आपको जितने सारे विलोम हैं, ठीक है ना, सार्थक निरर्थक शब्द हैं, ये सारे किस में चले जाएंगे? द्वंद्व समास में। मोटी सी क्या पहचान है? द्वंद्व समास के बीच में क्या मिलता है आपको? योजक चिन्ह। क्या मिलेगा आपको द्वंद्व समास में? योजक चिन्ह। तो इस तरीके से मैंने मैन से पॉइंट बताया कि आप किस तरीके से समास की पहचान कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन। जैसे इसने दिया गंगा में स्नान, गंगा स्नान कौन सा समास है? तो आप लोगों ने यहाँ पे बस इतना याद रखना, कारक की विभक्ति आई है में, तो कौन सा समास बन जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। देखो ट्रिक बताइए, उनसे भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 से शुरू होता है आपका समास का टॉपिक। आगे देखो, ये 71वां देखो, भरकस समस्त पद का उचित विग्रह है, ठीक है ना। भरकस शब्द में इसने विग्रह पूछ रखा है, इसके अंदर विग्रह करके देखेंगे तो क्या लिखोगे आप? पूरी शक्ति से। विक्स का मतलब क्या आता है? भरसक का मतलब कि भरपूर है, शक मतलब शक्ति से, पूरी तरह से शक्ति से भरपूर है, उसे क्या कहेंगे? भरकस कहेंगे। अगर इसमें पूछ लेता समास कौन सा, तो इसमें कहते हैं हम अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। क्यों है? क्योंकि भर शब्द भर पेट है, भरसक है, ऐसा मिल जाता है तो आप कहोगे जी अवयवी भाव समास है, ठीक है ना, इसे याद कर लेना। अगला देखो, इससे अगला यहाँ पे बताया गया, देखो 2-4 एग्जाम्पल से। यथाशक्ति, विधि के अनुसार या शक्ति के अनुसार भी लिख सकता है। आमरण, मरण तक, व्यर्थ, बिना अर्थ के, तो इन सब में भी क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। ये इसका विग्रह आपसे पूछ लेगा, इस शब्द का विग्रह बताएं, या पूछेगा इसमें समास कौन सा है, ठीक है ना। अगला देखो,
आपने देखना है पुरुषोत्तम शब्द है, पुरुषोत्तम शब्द का विग्रह क्या होगा, तो इसने लिख रखा है पुरुषों में उत्तम। और मैंने आपको ट्रिक बता दी, में आपका क्या है, कारक की विभक्ति, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। लेकिन इसने पढ़ लिया कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद, तो आपको पता होना चाहिए में किस में आता है, इसमें आपका किस में आएगा, चलो तुम ही बताओ में किस में आएगा, अपादान, संबंध या उत्तर नहीं। देखो ये तो ऑप्शन कट गया अपने पास से, ठीक है ना, संबंध का के की होता है, कट गया। इसके बाद आता है संप्रदान के लिए होता है, ये भी कट गया। बचे अपने पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से तुम्हें बताना अधिकरण का मतलब तो क्या होता है जी, अधिकरण और आपादान। आपादान का मतलब तो जी आपने याद हो तो मैंने याद करवा रखा है कि से, क्योंकि आपादान का मतलब होता है अलगाव, और से कर्ण कारक का भी चिन्ह होता है और आपादान का भी। तो आंसर क्या बन गया अपने पास, बी, में और पर किसका होता है, अधिकरण का, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना, कारक के लिए जरूरी है समास के लिए। यहाँ पे लिख रखा आंसर बी और किस प्रकार से इसका विग्रह किया गया। अब देखो ये 2-4 एग्जाम्पल इसके हैं। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्ति, को शब्द लग गया, ठीक है ना। सराहत, सराहत का सर से आहत, इसके बाद धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इस प्रकार से आपने विग्रह करके बताना है कि कौन सा समास है, ठीक है ना। अगला देखो, आपसे पूछा गया है निम्न में विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का विग्रह और समास बताइए। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रत्यक्ष में समास भी है और संधि भी है, दोनों चीज़ है। आपको क्या बताना है, इसके अंदर संधि भी पूछी जा सकती थी और इसके अंदर क्या है, समास भी है, दोनों है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपसे पूछा गया है समास की कौन सा समास है। देखो कैसे है, आपने कहना है जी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो हमें पता है जी अक्षी, अक्ष लगे है ना इसमें, प्रति प्लस में अक्षी, अक्षी का मतलब क्या होता है, आँखें, क्या होती है, आँखें। तो इस प्रकार से क्या कहोगे तुम, द्विगु समास कहोगे, कर्मधारय कहोगे। बताओ जी जल्दी से कौन सा आंसर बनाए, ठीक है ना, बताइएगा जल्दी से। 73 का जो आपने देखा कि आंसर क्या बनेगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। प्रत्यक्ष में क्या बनेगा, बोलो जल्दी से, अक्षी के प्रति, क्या बनेगा इसमें, अक्षी के प्रति। तो अक्षी के प्रति कहाँ पे दे रखा है, आप लोगों ने देखा जी ए में, अवयवी भाव समास है, ठीक है ना। हाँ, आपने कहा था अक्षी है जिसके समान, तो ये आपको पता है, पहले तो जिसके या जिसका लगेगा बहुब्रीहि समास बनेगा, है जो लगेगा कर्मधारय है, ठीक है ना। आपने ये नहीं लिखा अक्षी है जो प्रति, गलत है ये भी, प्रति और अक्षी तो दोनों में द्वंद्व समास बन जाएगा, ये ऑप्शन वैसे नहीं बनता था, ऑप्शन काट के भी आंसर बनाया जा सकता था। आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पे दे रखा है प्रत्यक्ष पद का विग्रह अक्षी के प्रति, यही मैंने बताया अक्षी के प्रति, ठीक है ना, यथा कर्म में कर्म के अनुसार ऐसे बनेगा। अगला देखो, समास से बनने वाले नए शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपको बताना है नए शब्द क्या कहलाते हैं, पूर्व पद कहलाते हैं, उत्तर पद कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें कितने पद होते हैं, 2 पद, पहले आगे वाला पूर्व पद और लास्ट वाला उत्तर पद। और समास से बनने वाला शब्द पूछ रखा है, तो समास से बनने वाला समस्त पद क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे समस्त पद कहलाता है। मैंने निकल भी गया है जुबान से, तो आपने ऐसे भी पहचान करनी चाहिए, समास से बनने वाला नए शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद, ए आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे दे रखे थे आपके पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। यहाँ पे देव प्लस में आल्य है, अलम लिख रखा, आल्य आएगा, ठीक है ना, देव प्लस में आल्य है, तो देव तो आपका क्या हो गया पूर्व पद और आल्य क्या बन जाएगा, उत्तर पद। इस प्रकार से और इस पूरा देवाल्य शब्द को हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, निडर में पहली बात तो डर तो मूल शब्द है, नी इसके आगे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। हमें पता आगे जब भी अव्यय उपसर्ग या फिर आपका क्या लगेगा, अव्यय है उपसर्ग है या आप को पता है अविकारी शब्द हैं ये लगेंगे, तो हम क्या बताते हैं, ये अवयवी भाव समास है। आपने इस तरीके से याद रखना। देखो कारक की विभक्ति तो है नहीं, तत्पुरुष कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ये 2 बचते हैं, तो इन दोनों में से आपने देखना कि इसमें कौन सा आएगा। देखो न या नहीं वाले वैसे तो तत्पुरुष समास में, नंजा तत्पुरुष समास में भी आते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता हो, मैंने आपको सिखाया था कि जैसे जितने भी आपके 22 उपसर्ग तो किसके, संस्कृत के, और 12 उपसर्ग हिंदी के, इनसे जो भी शब्द बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, अवयवी भाव समास का। कौन सा बन जाएगा, अवयवी भाव समास का, ठीक है ना। इस तरीके से याद, निडर में लिख रखा बिना डर के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ पे 75 तक कर लिया, 75 से आगे देखेंगे। लो जी, ये आपका अगला क्वेश्चन,
सुनते रहो ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। ग्रामवासी शब्द में समास बताइए। ग्रामवासी, अगर वैसे भी आपको नहीं याद आता तो ऐसे तो याद करते हो ना, तो गांव में जो वास करता है उसको ग्रामवासी कहते हैं ना, मतलब ये गांव में वास करता है, रहता है। तो इस प्रकार से गांव में कहोगे ना, तो इस तरीके से भी गांव का निवासी है का कहो, क्योंकि का तो संबंध बताएगा। क्या बताएगा? संबंध बताएगा। तो इस प्रकार से जब आपने कहा गांव का वासी, गांव में रहने वाला है, गांव का वासी है, तो इस प्रकार कारक की विभक्ति कौन से में लगती है? तत्पुरुष समास में। इस तरीके से आप आंसर बना सकते हो। आगे देखो, यथा, आप लोगों को ऐसे याद रखना, यथा कर्म है, यथोचित है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। यथा शब्द किस में लगेगा? अवयवी भाव समास में। ट्रिक है, जिस भी शब्द के आगे यथाशक्ति है, यथानुसार है, यथा शब्द लग जाए तो समझ लेना अवयवी भाव समास है। ठीक है ना। अगला देखो जी, जल राशि। जल राशि शब्द में कौन सा समास है? थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, जल राशि शब्द में कौन सा समास हो सकता है? जल्दी से सोच के मुझे आंसर देने की कोशिश करो। सोचो क्या हो सकता है जल राशि में। तो हम कहेंगे क्या होगा इसके अंदर, जल में क्या रहेगी? राशि। जल में क्या रहेगी? राशि। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी क्या, जल में राशि रहेगी ना, इसमें ना तो कर्मधारय है, विशेष विशेषता नहीं बताई, ना अवयव, ना द्विगु, क्या बच गया अपने पास? तत्पुरुष समास। तो में शब्द लगते ही कारक की विभक्ति लगी, और कारक की विभक्ति किस में लगेगी? तत्पुरुष समास में। पतझड़ देखो, अब पतझड़, पतझड़ का मतलब ऐसी ऋतु है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, वही होती होगी पतझड़। बताओ जल्दी से, है ना। तो पतझड़ का हमें अर्थ बताना है कि पतझड़ में आप, इससे पूछा गया है कि समास कौन सा है, तो हम कहेंगे जी ऐसी ऋतु है जो पत्तों को झाड़ देती है। पत्तों को तो आपका क्या लग गया जी? कारक की विभक्ति, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद होंगे, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, और इसका अन्य मीनिंग निकलेगा। तो इस प्रकार से आंसर डी बन जाएगा। ठीक है ना। पत्तों को झाड़ने वाली ऐसी ऋतु होती है, ये पत्तों का झड़ जाना। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कौन सा आपका को शब्द है, तो तत्पुरुष समास है। अगला शब्द देखो, यहाँ पे आया है चतुर्भुज। देखो मैं आपको बता देते हैं, चतुर्भुज कहे या चतुर्मुख कहे, ठीक है ना। चतुर्भुज या फिर चतुर्मुख, पंचमुख, दशानंद, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जब कोई ना कोई देवी देवता को दर्शाते हैं, उसके पर्यायवाची हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कौन सा समास में आते हैं, ये सारे बहुब्रीहि समास में। क्योंकि चार भुजा, आप देखोगे चार है भुजा, जिसकी किसकी थी? चार भुजा विष्णु भगवान की थी, इसलिए आप कहोगे जी देवी देवता के पर्यायवाची हैं, तो चार भुजाओं वाले हैं विष्णु भगवान, इसीलिए हम कहेंगे जी इसमें कौन सा समास आएगा? ए आएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला देखो, दाल रोटी या दाल भात में आंसर बताना है। ध्यान से सुनना, दाल रोटी, जब आप इन दोनों को अलग करोगे, दाल का रोटी का दोनों का महत्व है ना। मान लीजिए आपको रोटी दे दी जाए, दाल न दी जाए, तो आप देखोगे कि दाल के बिना रोटी का महत्व नहीं है, रोटी के बिना दाल का महत्व नहीं, दोनों का बराबर महत्व है। जब दोनों का बराबर महत्व है, दाल भात मतलब जिस चावल खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो दोनों का बराबर का महत्व है। जब भी दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा बन जाता है? कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ, आंसर भी लगा दिया मैंने। दाल रोटी में कौन सा बनेगा? जल्दी बताना। ए कौन सा? द्वंद्व, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। अगला देखो, हर रोज। रोज शब्द नॉर्मल था, जिसको हम कहते हैं जी रूटीन में आता है हर शब्द, रोज शब्द में समास बताना है, तो कौन सा समास होगा? सोच के बताओ, क्या इसमें कोई कारक की विभक्ति है या फिर वैसे आंसर दिया? जल्दी सोच के बताना मुझे। तो आप कहोगे जी हर शब्द दिख रहा हमें, हर रोज है, प्रतिदिन है, इस प्रकार के शब्द दिखेंगे तो आगे लगने वाला क्या बन जाता है जी? आगे लगने वाला तो बनता है जी उपसर्ग। क्या बन जाता है? उपसर्ग। और उपसर्ग तो किस में लगता है? अवयवी भाव समास में। देखो कारक की विभक्ति नहीं है इसमें, ना कोई विशेष विशेषता बता रखी, न कोई स्पेशल किसी और की अलग तरफ इशारा किया गया, तो क्या बन गया अपने पास? अवयवी भाव समास। अगला देखो, निम्न में से कौन सा समास है? तो समास बताना आपने। जन्मांधा, सबसे पहले तो जन्मांधा आप एक कवि के लिए बताया गया है कि कौन से कवि के लिए बताया गया है जन्मांधा शब्द। तो सबसे पहले तो आप जब भी वीडियो देखोगे कमेंट में आंसर देना कि किस कवि को कहा गया था जन्मांधा, जो जन्म से अंधा है, ठीक है ना, इसका आंसर दोगे। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है जी इसमें समास कौन सा है, कौन सा समास है बताएंगे, जल्दी से बताना। तो आपको पता होना चाहिए, जन्मांधा का मतलब होता है जन्म से ही जो बंदा अंधा है, जन्म से अंधा, ऐसा कहोगे तो आपको क्या पता चला? जिससे आ गया, से तो क्या आएगा? कारक की विभक्ति अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक है ना। ना तो इसके अंदर संख्या है, ना दो पद हैं, ना इसकी विशेष विशेषता बता रखी, तो जन्म से शब्द लग गया, और से तो कारक की विभक्ति होती है, इसलिए कौन सा आपका? तत्पुरुष समास। ठीक है ना। आगे देखो, अपने क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 83।
लो जी अपने 84वां क्वेश्चन देखो। चौराहा, आगे संख्या आ गई ना, और पहला पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में। चार राहों का समूह। जब भी आपको किसी शब्द के लास्ट में समूह या समाहार मिलेगा तो कौन सा बन जाएगा? द्विगु समास, ठीक है ना। बहुब्री में अन्य पद होगा और लास्ट में क्या मिलेगा? जिसका या जिसके, ठीक है ना। ऐसे चार है भुजा जिसकी, ठीक है ना, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरीके से शब्द मिलेंगे। कर्मधारी है ये। कर्मधारी में क्या होता है? विशेष्य और विशेषण होती है और तत्पुरुष में कारक की विभक्ति। ये ट्रिक बन गई भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। अब ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। देखो क्या है इसके अंदर, समस्त पद और समास के नाम सहित मिलान कीजिए, ठीक है ना। इसने ऐसे कहा, ध्यान से सुनना। वाकदान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वाकदान होता क्या है। बोलोगे जल्दी से, वाकदान क्या होगा? वाक मतलब जो क्या है? वाणी होती है, उसी के दाता को क्या कहा जाता है? वाकदान, ठीक है ना। वाणी का दाता, तो का संबंध होगा तो तत्पुरुष का किस में रहेगा? तत्पुरुष समास में, ठीक है ना। इसके बाद धर्माधर्म, तो आप धर्म दो बार लिखोगे तो आपने देखा कि कोई शब्द हम रिपीट करेंगे, दो बार लिखेंगे तो दोनों का महत्व होगा ना, तो कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा बनेगा? द्वंद्व। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। जब भी आप कहोगे समूह की बात किस में की जाती है? द्विगु समास में, क्योंकि 7 तो संख्या है और समूह लगा दिया तो द्विगु समास। कमल नयन किसी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। या फिर आप देखोगे अगर उसने बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं डाला तो आप विशेषता बता रहे हो कि नयन उसके कैसे हैं? कमल के समान है, इसलिए कौन सा? कर्मधारी है। तो इस तरीके से तुमने मिलाना था। अब देखो अपने पास आंसर क्या बनेगा। ए आंसर का आपने सबसे पहले वाकदान का क्या कहा था? तत्पुरुष कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो देखो अपने पास 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, 2 बच गए। पहले पे क्या आएगा? 3। सबसे लास्ट में कमल नयन था। कमल नयन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि कमल नयन जो शब्द होता है इसमें आपको पता चल गया कि कमल किसके समान है? नयन के समान है। पहला आएगा कर्मधारी है, तो लास्ट वाले का एक इसमें दे रखा, तो आंसर कौन सा बन जाएगा? बी आंसर। कौन सा आंसर बनेगा इसका? बी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ऐसे ऑप्शन बनाने हैं आपने। अगर मान लीजिए बीच का नहीं भी आता, पहले का चेक करो, लास्ट वाले का चेक करो और ऑप्शन ढूंढो, तब भी आंसर बन जाएगा। ये देखो जी, ये दिखा रखा है, ध्यान से सुन लो। वाकदाता में मैंने आपको कौन सा बताया? तत्पुरुष। धर्म 2 बार लिखोगे तो आपका योजक चिन्ह लगेगा। सप्ताह 7 दिनों का समूह आ गया तो द्विगु है। और कमल नयन इसमें क्या बता रखी है कि कमल किसके समान है? नयन के समान है, इसलिए विशेषता बता दे कर्मधारय समास। अगला देखो, इसी तरीके से इसके अंदर मिलान दे रखा है, ध्यान से करना है। यथा, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यथा शब्द लग जाए तो कौन सा समास बता के आओगे? अवयवी भाव समास, ठीक है ना। यथा संख्या, तो पहले का तो हमें पता चल गया, पहले का किसके साथ में मेल करना है? 3 के साथ में। अलंकार युक्त, अलंकार से युक्त, तो कौन सा बन जाएगा? तत्पुरुष समास। अलंकार से युक्त। अष्टाध्यायी, 8 संख्या आ गई, संख्या तो किस में आती है? द्विगु समास में। और जन्म मरण, तो आपने देखा जन्म और मरण के बीच में डैश लगाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? द्वंद्व समास। लास्ट आई 4 का 2 है, इतना याद रखना। 1 का कितना? 3 और 4 का 2, ऐसा ऑप्शन ढूंढना हमें। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, 1 का तो कितना आएगा? 1 का मैंने कहा था कि यथा संख्या, यथा शब्द तो क्या बताएगा आपका? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव कितने पता? 3 पे। 1 का 3 ढूंढो जल्दी से। 1 का 3 ढूंढेंगे तो अपने पास 2 ऑप्शन चले जाते हैं, ये दोनों, ठीक है ना। 1 का 3 देखो, ए पहले पे और इसका 3 आएगा, पता नहीं जी, अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसका पता है जन्म मरण में क्या आएगा? द्वंद्व समास। तो 4 का क्या आना चाहिए अपने पास? डी। 4 का 2 आना चाहिए, 4 का 2 एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन काट सकते हो तुम अगर सही से देखोगे तो। ये देखो जी, ये आपके कर रखे हैं इसने। संख्या बता दी, यथा बता दिया तो अवयवी है। अलंकार से युक्त हो गया तो तत्पुरुष समास हो गया। अष्टाध्यायी में 8 संख्या बता दी। इसके बाद जन्म मरण में योजक चिन्ह आएगा तो द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा अवयवी भाव समास है? आपने बस ये देखना है कि अवयवी भाव समास कौन सा है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अन्न जल, इनके बीच में योजक चिन्ह आ गया, इसलिए कौन सा बन जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा बन जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है ना। 3 वेणियों का समूह आ गया, इसलिए द्विगु समास। कौन सा बन गया? द्विगु समास। आ शब्द आपने देखा, आजीवन, जीवन पर्यंत। आ तो हमें देखा था जी अवयवी भाव समास के आगे लगता है। किसके आगे लगता है? अवयवी भाव समास के आगे, क्योंकि आ आपका क्या है?
आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो इस तरीके से आपने देखा आंसर सी बनना चाहिए इसका। देख लेते हैं जी आंसर क्या दे रखा है। देखो कौन सा क्वेश्चन है? 87। 87 का आंसर देखेंगे भाई सी। देखो ये दे रखा है, दिए गए उदाहरण में जीवन पर्यंत शब्द का विग्रह करने पर आजीवन और जो कि अवयवी भाव समास है। ठीक है ना। अगला देखो पीताम्बर। आप लोगों ने कई बार रटा हुआ होगा ये एग्जाम्पल। पीताम्बर शब्द पीले हैं वस्त्र जिसके कौन था? श्री कृष्ण भगवान। तो ऐसा किसमें दे रखा? बस आपने ये देखना, पीत मतलब पीले हैं, अंबर मतलब वस्त्र, जिसका या जिसके। तो आंसर आपको दिख रहा होगा। आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा। आप कहोगे जी पीले हैं अंबर जिसका वह श्री कृष्ण कर्मधारय है। इसने तो कर्मधारय लिख करके गड़बड़ी कर दी ना। बहुब्री इसमें है लेकिन इसकी विग्रह है जो लगाएंगे तो कर्मधारय का विग्रह में लगता है जो, तो ये वैसे हट गया। इसमें लास्ट में क्या लिख दिया? कर्मधारय लिख दिया, इसलिए कट गया क्योंकि हमें पता पीले वस्त्र हैं जिसके श्री कृष्ण भगवान। कौन सा है? बहुब्री समास। आंसर आपका कौन सा बन गया? सी। लास्ट वाले में भी कर्मधारय दे रखा है, इस तरीके से आंसर कट जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो ऑप्शन काट दो, लास्ट का कर्मधारय काट दिया और पहला काट दिया। दो बहुब्री के बचे। अब इनका विग्रह ध्यान से देखो, है जो किस में लगता है जी? कर्मधारय समास में लगता है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से करना है। कर दोगे ना सभी बच्चे? तो आगे देखो, बस 90 ही क्वेश्चन करवाऊंगी आज। 89 पे आ चुके हैं हम। तो अब देखो 2 क्वेश्चन शेष रहते हैं अपने। नीलकंठ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नीलकंठ किसका पर्यायवाची है, क्योंकि पर्यायवाची में ज़्यादा आता है। तो नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? शिवजी भगवान का पर्यायवाची है। नीला है कंठ जिसका, किसका? शिवजी भगवान का। आपको पता चल गया क्या है ये? बहुब्री समास, क्योंकि देवताओं के नाम क्या आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं। तो इतना आसान हो जाएगा, 2 चीज़ बन जाएंगी, पर्यायवाची भी और समास भी। एकलौता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला था, ध्यान से सुनो। एकलौता शब्द में आपने देखा होगा, मान लीजिए ये कहते हैं नहीं मैं तो एकलौता हूँ। एकलौता मतलब एक ही संतान है उसके। ठीक है ना। चाहे बेटा हो चाहे बेटी। एक तो किसको बताएगा? संख्या को बताएगा। और संख्या किस में बताई जाती है? द्विगु में। मैंने कहा था 1 से लेकर के 10 तक की संख्या अगर किसी शब्द के आगे लग करके उसका विशेष महत्व देती है तो पहला पद संख्यावाची और दूसरे पद की प्रधानता किसमें होती है? द्विगु समास में होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक 90 तक क्वेश्चन कर लिए और लास्ट में 90 का आपने देख लिया होगा। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं। आपने इसी तरीके से इसको लगाना है। अगले क्वेश्चन भी जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है।